नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन कक्षा प्रशिक्षण में भाषाई कौशलों का विकास डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो प्रथम पेपर है, आरंभिक भाषा कौशलों में पठन लेखन क्षमता का विकास, जो एक हिंदी का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें ये आएगा। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी ये जो है प्रभावी रूप से या काम आएगा। तो चलिए देखना कि हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हिंदी या किसी भी भाषा के जो कौशल हैं उनको कैसे विकसित किया जाता है, या क्या क्या उसके महत्व हैं और क्या उसके उद्देश्य हैं, किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन चीजों पर हम बातचीत करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर कोई भाषा है तो भाषा जो है एक अभिव्यक्ति की व्यवस्था है। वास्तव में जो कोई भी भाषा है दुनिया की, वह अभिव्यक्ति की एक व्यवस्था है। हमारे भाव, विचार, थॉट, आइडियाज, फीलिंग्स जितने भी हैं, हम उन सबको अभिव्यक्त करने का एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है भाषा। अब भाषा को हम अगर उसके रूप के आधार पर देखें तो मुख्यतः दो प्रकार के हो जाएंगे, मौखिक और लिखित। यानी जिन माध्यमों में हम अपने मुख का प्रयोग करके बोलते हैं वो मौखिक हो गई, और बोलना और सुनना दोनों जो है ये मौखिक के ही पार्ट हो जाएंगे। जब हम बोलते हैं और सुनते हैं तो कहीं न कहीं मौखिक प्रक्रिया शामिल ही रहती है। दूसरा इसका विभेद है लिखित। जब हम किसी भाषा को लिख देते हैं, उसको उसके लिपिबद्ध कर देते हैं लिपियों में, तो लिखित रूप हो जाता है। और इसका जो दो पार्ट है, पढ़ना और लिखना। जब हम किसी भाषा को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम वास्तव में उसकी लिपि को पढ़ लिख रहे होते हैं। ये जो चारों आप देख रहे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, आपने सुना होगा अक्सर की भाषा के चार कौशल हैं सुगोपली के तहत, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो वास्तव में जो है ये भाषा का बाहरी रूप है, जिसे हम देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ये भाषा का बाहरी रूप है। ये आयाम भी है भाषाई रूप से, और ये कौशल भी है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे मन में एक आंतरिक प्रक्रिया भी चलती रहती है, जिसको हम आंतरिक प्रक्रिया में चिंतन और बोध। बिना चिंतन और बोध के भाषा को न तो सुना जा सकता है, न बोला जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है, न लिखा जा सकता है। यानी हमारे मन में ये चीजें, ये जो चिंतन और बोध है, चलता ही रहेगा। जब हम किसी भी विषय की वस्तु को सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो ये चिंतन और बोध होना अनिवार्य है। और अगर नहीं हो रहा है तो न वो सुनना है, न वो बोलना है, न वो पढ़ना है, न वो लिखना है। यानी ये प्रक्रियाएं हमारे मन में चलेंगी। अगर हम किसी वस्तु को सुन रहे हैं तो सुनना सबसे सार्थक प्रक्रिया है। सुनना और बोलना ये भाषा के दो आधारभूत कौशल हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये बेसिक है। अगर इन दोनों को हम सही से समझ गए, जान गए, या हमने किसी विषय वस्तु को सही से सुन लिया और उसको सही से बोल लिया, तो इसी दोनों पर आधारित दो और कौशल होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा अगर बांट दें, एक और प्रक्रम में विभेद कर दें इसको, कि सुनना और पढ़ना, ये जो दो हैं, हम इसको ग्रहात्मक स्किल कहते हैं, ग्रहण करते हैं। जब हम सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो किसी विचारों को, किसी के भावों को, किसी के संवेदनाओं को हम ग्रहण कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वहीं हम कहीं बोल रहे हैं या लिख रहे हैं तो हम अपने भाव को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने विचारों को, थॉट्स को, आइडिया को, कि जो हमने सुना है, पढ़ा है, उसी को हम क्या अपने हिसाब से सोच समझ के बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं। ये एक और विभेद हो जाएगा। अब हम चलेंगे भाषा का जो पहला कौशल है, सुनना कौशल। इसको आप श्रवण कौशल भी कहते हैं। इसके चार महत्वपूर्ण तत्व हैं, या अवयव हैं, या अंग हैं, या इसके महत्व को आप कह सकते हैं कि ये होना चाहिए। पहला है कि ध्यान से सुनना। अब श्रवण कौशल तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक हम ध्यान से न सुन रहे होंगे किसी की बात को। जैसे अगर हम अभी बोल रहे हैं और आपका ध्यान हमारी बातों पे नहीं होगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो सबसे बात है कि वक्ता के कही गई बात को ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर के सुनना, ये सुनना कौशल की सबसे पहली और अंतिम शर्त है। ये होना ही जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर सब बेकार है। आप एक बात और ध्यान रखिए कि जब हम बोल रहे होते हैं तो बोलने में सुन भी रहे होते हैं। यानी अगर हम किसी बात को कह रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं अपनी बात को। सुनना और बोलना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम लिख रहे होते हैं तो लिख रहे होते हैं तो पढ़ भी रहे होते हैं।
क्योंकि अगर लिखते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग लिखते हुए पढ़ते भी रहते हैं, अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसको बोलते भी रहते हैं, मन में बुदबुदाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये आपस में जुड़े हुए, इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। ध्यान से सुनना, ये पहला है। किसी भी बात को, कही गई बात को बहुत ही मनोध्यानचित, एकाग्रचित होकर के सुनना, ध्यान से सुनना है। फिर उस बात का विश्लेषण करना कि क्या यह सही है, गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों गलत है। इसको अपने तर्क के आधार पर, अपने प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर उसको कसौटियों पे कसना ही विश्लेषण करना है कि कितनी इसमें सही बात है, कितनी गलत है, कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, क्या सत्य है, क्या गलत है। इसका विभेद करना विश्लेषण करने के अंतर में आता है। अगला है टिप्पणी करना, उस पर अपने विचारों को भी बना करके रखना, सजो करके रखना कि हमारा इस पे क्या पॉइंट होगा। जैसे डिबेट होता है कहीं, तो उसमें इन जब हम सुनते हैं तो इन बातों पे काम करना अनिवार्य हो जाता है कि टिप्पणी भी अपनी तैयार करनी होती है, अपने कमेंट्स भी उस पर तैयार करने होते हैं कि हम क्या बोलेंगे अगर हमें इस पे प्रतिपक्ष में या पक्ष में बोलना होगा तो। फिर इसके बाद है अपना मत बनाना, अपने विचार बनाना, अपना कॉन्सेप्ट बनाना कि हम इसको, अपनी बात को कैसे रखेंगे, क्या क्या बिंदुओं को हम शुरू करेंगे। ये जो होता है अपना मत बनाना, यानी सुनने के अंदर 4 जो है बिंदु आते हैं जिसे हमें ध्यान से सुनना, कही गई बात का विश्लेषण करना, फिर उस पर टिप्पणी करना और अपना मत बनाना। अगला हम देखेंगे बोलना। बोलना, अभिव्यक्त करना, स्पीक। जब हम ध्यान से बात अब सुन लिए तो अब आएगी बारी बोलने की। बोलना सिर्फ नहीं कर, कभी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तो बोलना बकवास ना हो जाए उसके लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या जरूरी है कि विचार आपके क्रमबद्ध हो, जो भी हम बोल रहे हैं वो एक सीक्वेंस में हो, क्रमबद्ध रूप से हो, कि कहां से शुरू करना है बात को और कहां समाप्त करना है, इसका पूरा ध्यान क्रमबद्धता का जरूरी है बनाए रखना। दूसरा है स्पष्ट मानक उच्चारण। हम हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, वो उच्चारण अवयवों को ध्यान में रख करके होगा कि किस शब्द को कैसे बोलना है। स बोल रहे हैं, श बोल रहे हैं, तो इनमें अंतर होना चाहिए आपके उच्चारण में कि सामने वाले के पास आपके जब आप बोलते हैं तो जरूरी नहीं कि आप वहां प्रत्यक्ष रूप से होंगे, हो सकता है आपका केवल ऑडियो हो, तो वो बातें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, मानक होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए उच्चारण में। तीसरा है बेझिझक अभिव्यक्ति। कभी कभी बात सही होते हुए भी हम जब अब हेजिटेशन करते हैं, उसमें झिझकते हैं, तो बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाती है। इसलिए बोलते वक्त हमें बेझिझक होकर अपनी बात रखने की जरूरत होती है और तभी संभव है जब हम ध्यान से सुने होंगे। तीसरा है अनुतान, बलाघात और ठहराव। किस शब्द पर कितना जोर देना है, कितना बल देना है, कितना रुकना है और कहाँ गति रखनी है, कहाँ यति रखनी है, इसका ध्यान हमें जरूरी है कि किस शब्द में कितना जोर देना है। जैसे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। केवल हम एक शब्द पे थोड़ा हट के जोर दे रहे हैं, जोर हम दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आगे हटा के लगा दिए। तो ये जो है हमें इसको ध्यान रखना होगा किस बात में हम कितना बल देना है, तभी उसका अर्थ होगा, नहीं तो अर्थ बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा, बदल जाएगा, उलट जाएगा। प्रसंगानुसार भाषा गति पर नियंत्रण। किस कंटेंट में हम बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, उस संदर्भ को जानना जरूरी है। बिना संदर्भ के भाषा बिल्कुल आधारहीन हो जाएगी हमारी बात। तो इसीलिए हमें प्रसंग के अनुसार भाषा और अपनी गति पर हमें नियंत्रण रखना होगा कि हम किस गति से उस बात को कहना है। सही बात भी अगर गलत तरीके से कही जाती है तो सही होती है, और अगर गलत बात भी सही तरीके से कह दी जाए तो वो भी उसका प्रभाव होता है। आगे है उचित हाव भाव अंग संचालन। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, जो शारीरिक भाषा है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है बोलने के क्रम में, हमारे विचारों के व्यक्ति के क्रम में, कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हम अपने शारीरिक हाव भाव प्रक्रमों का बहुत ही उचित तरीके से अपनी भाषा के समर्थन में अपने हाथ हिलाने चाहिए, या अपने शरीर के जो जेस्चर है, जो हाव भाव है, उसको उसके हिसाब से रखना चाहिए। हम बोल कुछ और रहे हैं, हंसी की बात हो रही है और हम गुस्से में कह रहे हैं, तो बिल्कुल वो प्रतिकूल होगा, वो बात उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। तीसरा है पठन वाचन कौशल। यहाँ पे बड़ा अस्पष्ट स्थिति होती है, दुविधा की स्थिति होती है कि पठन कौशल अलग है, वाचन कौशल अलग है, लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट होने की जरूरत है इस पे कि जो पठन कौशल है
उसी को वाचन कौशल कहा जाता है। बल्कि जो पठन है इसी के अंदर वाचन कौशल आता है। पठन कौशल बड़ा है, बृहद है, और उसी के अंदर वाचन कौशल आता है। और इतना इसका प्रभाव है पठन को कि पूरी पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया को ही पढ़ाई कहा जाता है, कि पढ़ाई ढंग से करो, पढ़ाई मन से करो। यानी कि पठन जो वही पठन है जो पढ़ाई की बात होती है। यानी पढ़ना इतना आजकल महत्वपूर्ण हो गया है कि बस यही कौशल चलता है, ना कोई सुनने की बात करता है, ना बोलने की बात, सिर्फ कहता है पढ़ने की बात करता है। पठन, जो पठन कौशल है, वास्तव में इसी के अंदर वाचन कौशल शामिल है। केवल जब हम चीजों को पढ़ देते हैं, ज्यादा उसपे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जब सुना करके, तो वाचन की श्रेणी में आता है। जैसे कहते हैं कि इसका सस्वर वाचन करें, तो जब हम दूसरे के लिए सुना करके आवाज जोर से करते हैं तो वाचन हो जाता है। वास्तव में पठन और वाचन दोनों एक ही हैं। इसके दो रूप आपको देखने को मिलेंगे, सस्वर वाचन और मौन वाचन। जब हम जोर से पढ़ते हैं तो सस्वर वाचन हो जाएगा, जब हम धीमे गति से मन में पढ़ेंगे तो मौन वाचन हो जाएगा। इसी को सस्वर वाचन, इसीलिए मौन पाठन जब होता है तो मौन पठन होता है। देखिए शब्दों में भी चलता है मौन पठन, यानी मन में पढ़ो, अपने लिए पढ़ो। और सस्वर के लिए जब सस्वर पठन नहीं तो सस्वर वाचन ही आता है। तो शब्द भी बिल्कुल इसके लिए सटीक है। अब हम देखेंगे कि इनके क्या क्या कुछ तत्व हैं, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना। पढ़ना सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना मात्र नहीं है, बल्कि उसका अर्थ क्या है इसको हमें समझते हुए भी चलना जरूरी है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कुछ हम समझ भी रहे होते हैं, कुछ सुन भी रहे होते हैं, कुछ गुण भी रहे होते हैं, कुछ गुण भी रहे होते हैं। ये प्रक्रिया हमारे मन में चल रही है कि क्या कह रहा है व्यक्ति, क्यों कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, कितना प्रभावी है, कितना अप्रभावी है। इन सारी बातों को अपने मन में हम मनन करते हैं, अर्थ ग्रहण करते चलते हैं, तब इसकी सार्थकता होगी। यानी अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ने की सार्थकता का बोध। अगर हम कोई बात पढ़ रहे हैं, कोई विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या सार्थक है, कितना उपयोगी है, कितना अनुपयोगी है, क्या वो हमारे लिए जरूरी है, इस बात का हमें भान होना चाहिए, हमें बोध होना चाहिए, तब तो पढ़ना है। नहीं तो सिर्फ वो मौन वाचन, मौन जो है चालन है, मुंह का चलाना मात्र है। पढ़ने की रुचि, पढ़ने की प्रक्रिया में हमारी रुचि होनी चाहिए, किसी के दबाव में और किसी के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, न किसी के अभाव में, बल्कि हमारी मन की स्वतः इच्छा होनी चाहिए कि हम पढ़ना चाहते हैं, तब हमारा पठन का मतलब होता है। आंतरिक मनोभाव होना चाहिए। भाषा, अगला है भाषा प्रयोग की विविधता का ज्ञान। भाषा का कितना व्यापक रूप है, कितना जो व्याप्त रूप है, विविधता रेंज है उसका, यह हमें ज्ञान भान होना चाहिए कि भाषा का जो प्रयोग है, गद्य रूप है, पद रूप है, आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, बहुत सारे उसके विविध रूप हैं, तो उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तब पठन सही हो पाएगा। ज्ञानार्जन होना जरूरी है। जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमारे ज्ञान में कुछ अर्जन होना चाहिए, कुछ वृद्धि होनी चाहिए, तब तो पढ़ना है। पढ़ने का आनंद आना जरूरी है। अगर पढ़ रहे हैं और उसमें आनंद की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है तो निरर्थक है, केवल दबाव में पढ़ रहे हैं। रुचि का विस्तार और परिष्कार, और इन सारी प्रक्रियाओं का मतलब है, निहितार्थ है कि आपकी रुचि में, आपके स्वभाव में विस्तार हो, परिष्कार हो, उसमें निखार आए, तो ये इसका पढ़ने का मतलब है कि हमने कुछ चीज पढ़ा। जैसे कोई हम उपन्यास पढ़े, कहानी पढ़े, कविता पढ़े, नाटक पढ़े, तो हमारे रुचियों में, हमारे विचारों में, हमारे आचार में अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो फिर पढ़ना नहीं है, सिर्फ पेज को पलटना मात्र है। चौथा है लेखन कौशल, और सबसे महत्वपूर्ण कौशल है ये। इन तीनों की अभिव्यक्ति इसी में होगी कि आपने कितना सही से सुना है, कितना सही से बोला है और कितना सही से पढ़ा है, इसकी अभिव्यक्ति आपकी लेखन कौशल में होगी। यही कारण है कि आज जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उच्च स्तरीय, वो लेखन कौशल के आधार पर ही तय करती है। लेखन कौशल को दो भागों में हम देख सकते हैं, एक है लेखन कला, लिखने की कला, और दूसरा है रचनात्मकता या अभिव्यक्ति कौशल। लिखने की कला यानी कि लिखा ऐसे जाए, सुस्पष्ट हो, क्रमबद्ध हो कि लोग देख के उसको समझ पाए। ऐसा ना हो कि लिखे हमें और पढ़े हमें, ऐसी बात ना हो। तो लिखे ऐसा कि जो सबके समझ में आए, सुस्पष्ट हो और बिल्कुल साफ साफ हो। दूसरा है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी या अभिव्यक्ति। अब इसमें हम देखेंगे कुछ इसके विभेद हैं। रचनात्मकता में मनोभावों को लिखित अभिव्यक्ति करना जरूरी है। जो हमारे मन के भाव हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उसको उसमें झलकना और दिखना जरूरी है। हमारा जो जीवनानुभव है, दूसरा है जीवनानुभव का अभिव्यक्त होना। हम क्या महसूस करते हैं वो बात जरूर आनी चाहिए उसमें।
तब वो जो लिखने की कला होगी उसमें रचनात्मकता आएगी, मौलिकता आएगी और कुछ वो यूनिक हो पाएगा। स्पष्टता हो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए बात। सामने वाले को ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि हम हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे हो, क्लियर हो। क्रमबद्धता हो, एक सीक्वेंस हो, एक के बाद एक क्रम इस तरह से गुथे हुए हो कि उसमें कहीं ये ना लगे कि इसमें बात जो है कहीं चली शुरू हुई कहीं और से और चली गई और ऐसा ना हो। प्रभावकारी हो, अगर प्रभाव उत्पादक नहीं है लेखन तो फिर कोई इसको पढ़ेगा नहीं और किसी कार्य का। और अंतिम है भाषा की सुबोधता या सुबोध होना। जब किसी भाषा को या लेखन को हम तभी समझ पाते हैं जब वो पढ़ने में बड़ा सुग्राह्य हो, हमारे समझ में हो। कभी क्या अभी आपने देखा होगा कि लेखन ऐसा होता है कि वो हमारी समझ से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हो जाता है, उसमें कर देता है लेखक कि वो आम जन के समझ से बाहर की बात होती है। तो इसीलिए हमें सुबोध भाषा प्रयोग करना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये जो भाषाई कौशलों का विकास है इसको समझाने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये आपको भाषा के कौशलों को स्पष्ट करने में सहयोग करेगा और आपके लक्ष्य को साधने में भी सहायता करेगा। सभी को धन्यवाद।